अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ से मैं हूँ हाफिज़ असदुर्रहमान। नाज़रीन कराम, अगर मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करें तो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर जो पावर है उसको डिवाइड मजीद करने के बारे में सोच रही हैं। जो एक रोल मैप दिया है उससे यही लग रहा है कि कुछ जो कुव्वत है, कुछ इस सिस्टम को डिवाइड किया जाएगा या इस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी इस सिस्टम में क्या बातें हैं कि जिसको बेहतर किया जाएगा, नया सिस्टम आने वाला कौन है, इस सिस्टम की खराबियां क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर 2 अगस्त को होने वाले इंतखाबात में LA-36 की जो सीट है इसमें क्या फैसला होने जा रहा है, अवाम किसके साथ है, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वसीम राजा साहिब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी और साहब मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मोहसिन नकवी साहब, सबसे पहले हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक बयान दी है हमारे इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, उन्होंने कह दिया भाई ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सर वो कौन सा निज़ाम है जो ख़राब हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद समिट में जैसे आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर ने, वज़ीर दाखिला ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर औकात सियासत पे बात नहीं करता, लेकिन आज मैं सियासत पे बात करूंगा। देखिए ये वो शख्स बात कर रहा है जो आपका वज़ीर दाखिला है, जो एक सेनेटर है, जो वज़ीर आज़म भी आपका बुरी रह चुका है। अब वो मुझे नहीं पता कि उनको सियासत इतनी बुरी क्यों लगती है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह कराया कि जैसे वो कोई जर्नल है और एक ऐसी बात जो सियासत, जैसे एक उनका कहना है ना कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ भी कहते हैं। तो जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी अपनी बात का आगाज ऐसे ही किया। अब वो कहते हैं ये सिस्टम जो है कोलैप्स कर चुका है। कौन सा सिस्टम? पाकिस्तान में एक ही तो सिस्टम है जिसको अभी आप हाइब्रिड बोलते हैं, कभी आप मार्शल्ला बोलते हैं, कभी आप डायरेक्ट कंट्रोल कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल कह सकते हैं। तो हुकूमत तो इधर एक अदारे की रही है। जो आपके सियासतदान है, आपको पता है अयूब खान के बाद आपने जब 10-11 साल पाकिस्तान को उस पर हुकूमत की, याह्या खान के बाद जो सारा जो सिस्टम था कोलैप्स हो गया। नया पाकिस्तान बनता है, नया आइन बनता है। वो जिस आइन को लेकर चलना था, जिस बुक के मुताबिक चलना था, उसको फाड़ कर ज़ियाउल हक जो है वो बाहर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तो उसके बाद मुशर्रफ साहब रहे हैं। सियासतदान देखें, जब आपको नवाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं आप उनको वज़ीर आज़म हाउस भेज देते हैं। जब आप उनकी यूटिलिटी, अफादियत ख़त्म हो जाती है, आप उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आप उनको जेल भेज देते हैं। जब आपको जरदारी साहब की ज़रूरत पड़ती है, उनकी पॉलिटिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको इस्तेमाल करते हो एज ए सिविलियन फसाड, कवर के तौर पर। बिहाइंड द सीन तो आप ही खेल रहे हो ना। तो आप उनको जो है ईवान सदर भेज देते हैं। जब उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आप उनके पॉलिटिकल माइलेज को, उनके पॉलिटिकल कैपिटल को आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं, फिर आप उनको जेल भेज देते हैं। आजकल फिर वो ईवान सदर में है, अब वो यूज़ हो चुके हैं। अब इनके जो स्ट्रेंगल होल्ड पे, आपके जो एक अदारे का पूरे सिस्टम पे, ये वो सिस्टम है जिन पे एक ख़ास अदारे का कंट्रोल है। ठीक है, जब वो कमज़ोर होता है तो इनको जो है ना वो आगे ले आते हैं। सर इसमें ये कह रहे हैं ये जो सिस्टम है मौजूदा ये ख़राब हो चुका है, अब नया, सर नया जो सिस्टम है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो कौन सा सिस्टम है और वो कैसे आएगा, कैसे इस मुल्क के ऊपर नाफिज किया जाएगा? आपको जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितने पाकिस्तान की डिवीजन्स हैं, हर डिवीजन को एक सूबा डिक्लेयर कर दिया जाए। बात बड़ी अच्छी है। आम आदमी भी यही चाहता है कि हम यहाँ से, आपके चाहते हैं कि सियालकोट सूबा बन जाए तो ठीक है, हमें लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, सियालकोट के लोगों के टैक्सेस के पैसे सियालकोट में लगेंगे। बड़ी अच्छी बात है। आम आदमी तो यही चाहता है। हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे पे मरियम नवाज जो है वो क्वीन बनकर बैठे, वो अपनी एडवर्टीजमेंट करे, जगह जगह अपनी तस्वीरें लगाएं, हमारे पैसे हमें देते हुए एहसान जतलाए कि मैं आपको दे रही हूँ, मैं 10 बसें आज़ाद कश्मीर को गिफ्ट कर रही हूँ। भाई वो स्टेट का पैसा है, अवाम का पैसा है, आप अपनी पॉकेट से गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पैसों को आप ऐसे, आपकी तरफ से तो गिफ्ट नहीं है। अगर आप ये कहती कि ये पंजाब की अवाम की तरफ से एक तोहफा है,
आजाद कश्मीर के अवाम के लिए, तो आम आदमी को अच्छा लगता। लेकिन आप अपनी जात के गिर्द सारी चीजों को घुमा रहे हैं। आप 11 अरब के जहाज पर बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही हैं, जब आम आदमी के पास यहां से अपने सियालकोट शहर जाने का किराया नहीं है। आपने ग्रीन बसेस का जो ड्रामा तो रचाया, आपने बड़े अच्छे फैंसी बस स्टैंड बनाए जिस पे आपकी पिक्चर लगी हुई है, जो एक बस स्टैंड तो कम लेकिन एक आपकी फोटो फ्रेम ज्यादा लगता है। मरियम नवाज की तस्वीर के लिए फोटो फ्रेम ज्यादा लगता है। 2 बसें चल रही हैं। मुझे बताएं, आप स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कितनी दफा आपको वो बसेस में जगह मिलती है? अगर वो टाइम पे आ जाए तो जगह नहीं होती, अगर जगह होती है तो वो शायद लेट हो जाते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। द टॉपिक इज कि इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए जवाज उनको किसने बख्शा? इन लोगों ने, अब सब इन लोगों ने। लेकिन सर, उस पे बात करने से पहले जैसे अभी ये भी कहा गया जी हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए। सर हम देख रहे हैं, हमारी एक वजीर आला 11 अरब का उसने अकेला जहाज ले, अगर हर डिवीजन का बन गया वजीर आला, फिर हर किसी को 11-11 अरब का हम जहाज लेके देंगे। उधर इंडिया वाले जो हैं वो 11 अरब का वो एनर्जी प्लांट बनाते हैं, लोगों को 90% बिजली फ्री करते हैं। हमारे तो इधर जहाज ही नहीं पूरे होंगे। फिर देखें, वो जाहिर है, अब जो ब्यूरोक्रेसी पे सबसे बड़ा इल्जाम तो यही लगता है ना कि जो नए असिस्टेंट कमिश्नर्स, जो जितने भी नए लोग इसमें आते हैं, तो वो वही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं जो ऑलरेडी लोग जो है ना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जो सिस्टम में बाहर से ऐसा बंदा आता भी है जिनको इन चीजों का इदराक नहीं होता, लेकिन जब वो इस सिस्टम में आता है तो वो उसका हिस्सा बन जाता है। तो जो आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर 20-25 सूबे और हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और बढ़ जाएगी। आपके जो वज़ीर आला हैं वो भी कहेंगे हमने 10-10 अरब का जहाज लेना है। वज़ीर आला जो पंजाब की, जो मौजूदा पंजाब की हैं, वो ज्यादा लाडली तो नहीं है। तो ये तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखें, अगर आप जेन्युइनली इसको एक डाइसेक्ट करें, इसका एनालिसिस करना चाहते हैं सीरियसली, तो देखें इसके पीछे नीयत ठीक नहीं है। जाहिर तो हमें डिक्लेयर वो ये कर रहे हैं कि जी डिवाइड करना है पूरी दुनिया में। ऐसे ममालिक हैं जो पंजाब से भी छोटे हैं, बहुत अच्छा, आप इनको जरूर डिवाइड करें। किस लिए डिवाइड करना है? आम आदमी तक जो उसके टैक्सेस के पैसे के फवायद हैं वो पहुंच सकें, अख्तियारात पहुंच सकें, उसको ट्रैवल करके जो है दूर जो दारुल खिलाफा तक ना जाना पड़े। बहुत अच्छी बात है भाई। मौजूदा सिस्टम में ये जो गुंजाइश मौजूद थी, जो कि पूरी दुनिया में है, क्या लोकल बॉडीज, बल्दियाती 2019 से इस्लामाबाद में, पंजाब में, वो क्यों नहीं करवाए आपने इलेक्शंस? आम आदमी को अगर एम्पावर करना जरूरी है, मकसूद है, तो आप वो तो इलेक्शंस करवाएं। आप हर गली में एक एक ईंट पे चाहते हैं कि आपकी तस्वीर लगे, लोगों ने आपके तस्वीरें गले में पहनी हो, अपने पर्स में रखी हो, आपके जो ड्राइंग रूम्स में उनकी पिक्चर लगी हो। आप वो जो कहते हैं ना कि गुलामी वाला दौर वो चाहती हैं। मकसद ये है, आप मौजूदा सिस्टम को अगर एम्पावर करते, लोकल बॉडीज को एम्पावर करते, अगर आप एक काउंसलर हैं, आप एक नाज़िम या मेयर हैं, तो जब आपसे अख्तियारात छीने जाएंगे तो लोग खड़े होंगे। अब अगर आपसे ये सिस्टम अख्तियारात छीने जाते हैं तो आप मत सोचें कि लोग बाहर आएंगे आपके लिए। लोग आपके लिए नहीं आएंगे, आप उनके लिए बाहर नहीं आए, आपने उनके लिए नहीं किया, उनके लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन नहीं करवाया, लोगों को एम्पावर नहीं किया, रिसोर्सेज नहीं दिए। मुझे आप बताएं कि अगर आप इधर रह रहे हैं लोकल लेवल पे, आपको पता है कि कौन सी गली जिसको बनने की जरूरत है, उसको कम कॉस्ट पे कैसे बनाया जा सकता है, स्कूल की किधर जरूरत है, मस्जिद में क्या काम होने वाले हैं, पार्क में, प्ले ग्राउंड में क्या चीजें चाहिए। तो ये एक आम आदमी को अपने जो ना जो लोकल लेवल पर उसको नजर आता है। सर इसके साथ में एक और बात ये करना चाहूँ, अगर इस तरीके का निज़ाम आ जाता है, अभी हम देख रहे हैं 2-3 पार्टियां हमारे मुल्क में जो बड़ी हैं, तो सर ये निज़ाम आ जाता है तो ये वाली पार्टियां फिर क्या करें? इनका फ्यूचर आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, ये पार्टीज जो है ना, अब अपनी जो इनका जो शेल्फ लाइफ है, दे आर स्पेंट फोर्सेस, चले हुए कारतूस हैं। अब एक देखिए ट्रांजिशन स्टेज पे हैं ये, जहां से इनकी पिछली नस्ल डायनेस्टिक जो है ना रूल्स के मुताबिक, मरूसी सियासत के मुताबिक अगली नस्ल को अपनी विरासत की शक्ल में हमारे टैक्सेस का पैसा, हम मुल्क के इख्तियारात विरासत की शक्ल में अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफर कर रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर जो है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म अगला बनने की ख्वाब देख रहे हैं। इधर से नवाज शरीफ नून लीग की तरफ से मरियम नवाज को ग्रूम किया गया है कि
कि वो फ्यूचर की जो है प्राइम मिनिस्टर होंगी। अवाम के तो वोट की उनको नहीं पता अवाम क्या चाहते हैं, अवाम का क्या जो इस पर रद्द-ए-अमल होगा। उनको ड्राइंग रूम में उन्होंने डिसाइड कर लिया अपने घर में कि ये जो पाकिस्तान को आगे 40 साल हमने चलाया, अगले 40 साल 25 साल ये लोग चलाएंगे, ये चलाएंगे। ठीक हो गया सर। इसके साथ ही हम दूसरी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कश्मीर के इंतखाबात हैं, कल मीरपुर और महाजर सीटों के ऊपर इंतखाबात हैं, तो इसी सिलसिले में बात करने से पहले सर मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा इसमें मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है। पहला फेज़ हो गया, उसमें नून लीग की अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी की कम सीटें हैं, पीटीआई का तो आउट है इलेक्शन से। अभी ये वाला जो मीरपुर और महाजर सीटें हैं, आप इनको कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं वो आपने देखा, मीडिया में रिपोर्ट भी हुए, इस्लामाबाद में, लाहौर में, लंदन में लोग निकले, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, जो कि उधर एक सिचुएशन चल रही है जिस पे आपको पता है कि कमेंट करना भी मेन स्ट्रीम मीडिया को इजाज़त नहीं है कि आप इस चीज़ को टच करें। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस करवाए गए। ज़ाहिर है जब एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है तो जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, जो सियासतदान होता है, वो इलेक्शन के अमल से बाहर रहना वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अब वो खाली या खुला मैदान नहीं छोड़ सकता। तो हमारे इलाके में तो आपने बड़ा इस चीज़ को कवर किया, पूरा माहौल देखा। कल रात 12 बजे तक अब जो उन्होंने मुस्लिम लीग ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने जो अभी जम्मू 36 में जो इलेक्शन किया, आप वहाँ मौजूद थे, मैं देख रहा था, तो आप आंखों देखा हाल ऑडियंस को बताएं कि क्या आप समझ रहे हैं कि अब चीज़ें पैन आउट कैसे होने जा रही हैं, क्या इसके नतीजे? सर बिल्कुल 2 अगस्त कल के रोज़ जो है इलेक्शन होगा, और हमेशा की तरह हम इस पे जैसे पहले भी बात करते रहे हैं, LA 36 जम्मू 3 में जिस तरह 2 कैंडिडेट, बड़ा कांटेदार मुकाबला, और तकरीबन पूरे मुल्क में इस सीट के ऊपर पूरे मुल्क की नज़रें हैं क्या होगा, क्योंकि ये जो हल्का है, ये जो सीट है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है, जो कल तक उनकी डेट थी, ख़त्म हो गई कैंपेन। अब इसमें देखा जाए तो वैसे तो हर गांव में छोटे बड़े जलसे भी हमें नज़र आए, कॉर्नर मीटिंग्स भी नज़र आई, लेकिन दोनों कैंडिडेट ने अपने बड़े बड़े जलसे किए हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर ने रहमताबाद में 24 जुलाई को जलसा किया था, जहां पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब आए थे। और उसके अलावा अभी जो गुज़श्ता रात है फाइनल जलसा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चड़ाली के मकाम पर। ये गांव है, शायद इसका तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से अदा नहीं मैं कर पाया, ये वो गांव है, या वहां पर इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जलसा किया है, और इस जलसे में, दोनों जलसों में अवाम है हमें नजर आती है। अगर हम ओवरऑल देखें इस पूरे जलसे को आपस में उनका कंपैरिजन करें, तो सर हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करनी चाहिए। उनमें से एक क्या, भाई जलसा उधर भी है, जलसा इधर भी है, सियासी जमात वो भी है, सियासी जमात ये भी है, इलेक्शन वो भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन ये भी लड़ रहे हैं। इसी तरह अब देखें कि एक तरफ एक बंदे के साथ सियासी मशीनरी है, सियासी लोग हैं, जिनमें मौजूदा वक्त के जो वज़रा हैं और MPAs हैं, MNAs हैं, वो लोगों को साथ लेके इकट्ठा उस जगह पर आ रहे हैं और साथ अवाम आ रही है। दूसरी तरफ अकेला एहसन इस्माइल है, जिसका सियासी बैकग्राउंड पहले नहीं है। उसका ना जो दादा है वो कभी काउंसलर बना था, ना बाप कभी काउंसलर बना है, और ये भी नहीं बना, ये फर्स्ट टाइम इस तरह आया है और MLA की सीट के ऊपर आया है। तो आप साहब इधर आप दोनों जो जलसों का जब कंपैरिजन करते हैं, एक जलसे में जहां सारे हैवी वेट्स थे, हुकूमत के मशीर, वज़रा, लोकल जो लीडर्स थे, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एहसन इस्माइल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली ये कैसे मैनेज किया कि उनको सिस्टम सपोर्ट भी नहीं कर रहा, जो हैवी वेट्स भी साथ नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, तो इतने पॉपुलर भी नहीं है, हमने तो उनका नाम पहले नहीं सुना था, तो अब इतने मौजूदा हालात में किस तरह उन्होंने मैनेज किया कि वो जो स्टेटस को चैलेंज करें? सर इसमें सबसे अहम बात यह है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, एक तरफ सियासी लोग हैं
वो लोगों को साथ लेके आए हैं। दूसरी तरफ ये अकेला सर मसला सबसे बेसिक ये है कि जब तक आप अवाम की बुनियादी मसाइल की बात नहीं ना करेंगे, अवाम आपके साथ नहीं होगी। और इस शख्स ने डोर टू डोर जाकर लोगों को कायल किया, उनको महाजरीन को उनके बुनियादी मसाइल के बारे में बताया, फिर उसका हल के बारे में बताया। और लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं कि भाई इस बंदे का सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, मारूसी सियासत से निकलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अब जेनजी की जैसे हम अक्सर बात करते हैं, जेनजी की बड़ी सपोर्ट है इनको, और क्योंकि एनर्जेटिक किस्म का ये इंसान है और लोगों के बुनियादी मसाइल की बात कर रहा है। मैं दोबारा जलसे की तरफ आता हूं सर। उसमें क्या हुआ, एक तरफ सियासी लोग हैं, नो डाउट उसमें हम तस्वीरें ये 7 वीडियो के लगा देंगे, दोनों जलसे की लोग खुद उसका फैसला करेंगे। एक तरफ जो है स्टेज के ऊपर हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो भी मौजूद है, ये वफाकी वजीर है, कल के जलसे में वफाकी वजीर है। दूसरी तरफ रमजान सबानी साहब हैं, ये भी वफाकी वजीर हैं। इनके साथ एमपीए हैं तारक सबानी साहब, वो भी थे। नवीद अशरफ साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा सियालकोट के और भी जो एमपीए और एमएनए हैं वो सियासी तगड़े लोग थे सर। इनके साथ जो अब देखें, जो एक एमपीए या एमएनए होता है उसकी अपनी फैन फॉलोइंग होती है। जब उन्होंने अपने जलसे को कामयाब, हम लोग समझते हैं क्योंकि हम जलसे कवर करते हैं, कामयाब करना हो तो वहां पर लोगों को लेके आए। अब ये नहीं आप कह सकते आदमी के वो अगर जलसे में लोग ज्यादा हैं या कम है, वो सारे के सारे मुहाजिरीन हैं सर, वो पाकिस्तान के रिहायशी हैं और हर एमपी एमएनएस के सपोर्टर हैं वहां पर। और इस वजह से मैं कहता हूं कि अप्रिशिएट हम चौधरी एहसन इस्माइल को करते हैं कि वो अकेले हैं। और उनके जो जलसे में जो लोग थे वो आप समझते हैं कि ज्यादातर वो थे जो मुहाजिर हैं, जिनके वोट्स हैं, जिनका इस सारे इलेक्शन के प्रोसेस में एक हिस्सा है, स्टेक है, रेलेवेंट लोग हैं वो। जी बिल्कुल, इन ये 2 चीजें हैं, मेजर फर्क है। बाकी तस्वीर भी हम लगाएंगे, लोग इसके ऊपर फैसला करेंगे और बताएंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस तरह चौधरी एहसन इस्माइल ने लोगों को डोर टू डोर जाकर कॉर्नर मीटिंग्स करके दिन रात करके मेहनत करके लोगों को उनके मसाइल और इनके हल के बारे में बताया ना, इस वजह से लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। किसी एमपीए एमएनए की सपोर्ट के बगैर रहमताबाद के अंदर उन्होंने एक मार्की के अंदर बहुत बड़ा इकट्ठ लोगों का जमा किया और वहां पर उन्होंने अपनी पावर शो जो है वो की। और दूसरी तरफ एमपीए एमएनएस ने मिलकर साहबजादा एहसन के साथ मुस्लिम लीग नून का जो जलसा किया है वो भी लोगों के सामने है। लेकिन अब फिर बात वही है, अब कल जब जो ही इलेक्शन होगा उसके बाद देखते हैं कि इस इलेक्शन के बाद रिजल्ट क्या आता है, क्या फॉर्म 45 चलता है या 47 चलता है, या क्या रिजल्ट आता है, मशीनरी यूज होती है नहीं होती है, ये तो कल के इलेक्शन के बाद तो अब इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, इसको जो इसका भी जो भी नतीजा होगा हाँ हम वो करेंगे। लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूं अगर ओवरऑल देखा जाए तो चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन की है और उनकी जीत ही ये है कि उन्होंने अकेला हैंड जिस तरीके से कैंपेन करके सामने आए हैं ना वो है। बाकी रिजल्ट कल का है, उसके बाद हम बात करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, किस तरफ हालात जाते हैं ये सीट है। और कश्मीर के जो जितने भी इलेक्शन के ये जो दूसरा मरहला कंप्लीट होता है, फिर तीसरा, फिर किसकी हुकूमत बनेगी, उस पर भी हम मजीद बात करेंगे। इसके साथ हम अपनी वीडियो के यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। जी तो नाज़रीन, आप भी हमें ज़रूर बताइएगा इन दोनों चीज़ों के बारे में कि ये जो कश्मीर का इलेक्शन है इसमें आपकी सपोर्ट किसके साथ है और आप इन दोनों कैंडिडेट्स में से किसको समझते हैं कि वो ज़्यादा इस सीट का अवाम के वोटों का हकदार है। ये भी और मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से नए निज़ाम के बारे में बात की है उसके बारे में आप लोग भी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नए सूबे बनने चाहिए और जो ये जो निज़ाम है उसको डिवाइड होना चाहिए, मज़ीद लोगों तक एक्सेस होनी चाहिए। कमेंट्स में आप अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ असदुर रहमान को सरवसीम राजा के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।